जय श्री राम मित्रों। तो आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला में हम भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे थे कि अंग्रेज कैसे नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं और इन कानून और नियमों के तहत भारत को बांधकर उस पर अधिकार करते जा रहे हैं। तो चार्टर एक्ट 16 से पढ़ा था, उसमें हमें 15 साल की अनुमति मिल जाती है अंग्रेजों को। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। उस रेगुलेटिंग एक्ट को सही करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आता है। इस एक्ट ऑफ 1781 का जो आ रहा है वो रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामियां हैं उनको सही करने के लिए आती है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट को सही करने के लिए जो सुझाव देता है वो देता है एडमंड बर्क। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था? एडमंड बर्क ने। अच्छा, इसके अन्य नाम आ जाते हैं। अन्य नाम है संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल ज्यूडिकेचर एक्ट। क्वेश्चन पूछ लेता है कि बंगाल ज्यूडिकेचर एक्ट किस एक्ट को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसमें उपबंध क्या क्या थे? हिले मत भाई। कलकत्ता की सरकार जो अब तक मद्रास और मुंबई के लिए कानून बना रही थी, कलकत्ता मीन्स बंगाल, समझ रहे हो? कलकत्ता मीन्स फोर्ट विलियम की जो सरकार है, हमने पढ़ा है कि 1773 में उसको अधिकार मिल जाता है कानून बनाने का कि वो मद्रास और मुंबई के लिए भी कानून अब बनाएगी। ठीक है, जो कानून की व्यवस्था उसको 1726 में दी गई थी कि जो कानून है, विधि बनाने का जो अधिकार है मुंबई और मद्रास को भी, समझ रहे हो, मुंबई और मद्रास को भी था। किस अधिनियम के तहत? 1726 के राजलेख के तहत अधिकार दे दिया गया था। किसको? मुंबई को और मद्रास को, कि भाई तुम भी कानून बना लो। ठीक है, फिर उस अधिकार को 1773 से छीन लिया गया कि अब जो इनके लिए भी कानून है वो सिर्फ बंगाल की जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी है वो बनाएगी। अब आता है एक्ट ऑफ 1781। अब इस 1781 में ये कहा गया कि जो कलकत्ता की सरकार है अर्थात फोर्ट विलियम जो है, जो प्रेसिडेंसी है, अब बिहार और उड़ीसा के लिए भी नियम बनाएगी। तो इसमें बिहार और उड़ीसा भी अब जोड़ दिए गए। साथ में एक मुख्य बात ये थी कि सर्वोच्च न्यायालय को ये कहा गया कि आप लोग भारतीयों के रीति रिवाज और उनकी जो परंपरा है उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी आदेश को पारित करेंगे। फिर गवर्नर जनरल इन काउंसिल सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारता से मुक्त हो गई। मीन्स जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है अब उसको न्यायालय के जो निर्णय है उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होना था। ठीक है, इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है 1774 में, क्वेश्चन आता है कि इन प्रांतीय न्यायालयों के लिए कहाँ पर अपील की जाएगी और जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है उसके लिए अपील कहाँ की जाएगी, या जो 5,000 पाउंड से अधिक के मामले हैं उनकी अपील कहाँ की जाएगी। तो जो प्रांतीय न्यायालय है, प्रांतीय मीन्स जो हमारी एक तरह से समझ लो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आप जाते हैं कहाँ? हाई कोर्ट में, जो भी उस स्टेट की हाई कोर्ट होती है। ठीक है, जब हाई कोर्ट के बाद भी फिर कहाँ जाते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही है प्रांतीय न्यायालय। अब प्रांतीय न्यायालय में अगर आप हार गए हो या प्रांतीय न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध आपको अपील करनी है तो वो अपील कहाँ करेंगे? गवर्नर जनरल को करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ कि यदि 5,000 पाउंड या उससे अधिक के मामले हैं तो उसके बारे में जो परिषद है गवर्नर जनरल की, वो परिषद या गवर्नर जनरल के लिए जो परिषद है वो कहाँ जाएगी? ब्रिटिश सम्राट के पास जाएगी। नेक्स्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है उसको सीमित कर दिया गया। कैसे सीमित कर दिया गया? कि सर्वोच्च न्यायालय के जो राजस्व अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया।
कि जो अब राजस्व जो अधिकार है वो किसके हाथ में जाएंगे, गवर्नर जनरल के हाथ में। ठीक है, तो ये हो गया एक्ट ऑफ 1781। ठीक है ना, और ये क्यों आता है, रेगुलेट एक्ट जो आता है 1773 में, उसको सही करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर, अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब ये क्यों आता है, ये जो पीछे वाला जो एक्ट है वो कौन सा है भाई, 1784 का 81 का, सॉरी 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है 1781 का, उसको सही करने के लिए आता है कि कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर। अब ये क्या है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, कि जो कंपनी ने जिन राज्यों को अधिग्रहित कर लिया है, भारतीय राज्यों को, ये पहला एक कानून है जो ये दर्शा रहा है कि अब इन कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्यों पर किसका अधिकार है, ब्रिटिश ताज का। ब्रिटिश ताज, ताज मीन्स राजा का। ठीक है ना, ये दस्तावेज है पहला, बता रहा है ये। ठीक है ना, कि भाई अगर ईआईसी ये सोचती है कि जिन राज्यों को ईआईसी ने अंडरटेक कर लिया है वो उसके हैं, तो वो इस भूल में ना रहे। ये किसके हैं, ये ब्रिटिश ताज के हैं। और इसका शीर्षक क्या था, भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, ये इसका शीर्षक था। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है, होता यह है कि कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक क्रियाकलाप अलग कर दिए गए। क्या कर दिए गए, कि अब जो राजनीतिक जो क्रियाकलाप है वो अन्य को दे दिए गए, मतलब इंग्लैंड के जो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल है उसके हाथ में दे देंगे। व्यापारिक मतलब जो व्यापारिक क्रियाकलाप है वो किसके हाथ में है, वो ईआईसी के हाथ में है। राजा क्या कह रहा है, मतलब जो इंग्लैंड है या ब्रिटिश क्राउन है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम ईआईसी जो है वो व्यापार करने के लिए आई है, तुम सिर्फ व्यापार करो, और जो राजनीतिक क्रियाकलाप है वो तुम छोड़ दो, वो हम देखेंगे। ठीक है ना, वो कौन देखेगा, इंग्लैंड देखेगा। इंग्लैंड मीन्स ब्रिटिश क्राउन देखेगा, समझ गए। तो जो व्यापारिक क्रियाकलाप है वो किसके हाथ में है, कंपनी के हाथ में। मतलब ईआईसी जो है वो सिर्फ व्यापार करेगी। ठीक है ना, समझ गए अभी जो बता रहा हूँ, कि तुम क्यों आए हो, व्यापार करने के लिए आए हो, व्यापार करो, तुम जबरदस्ती लफड़ों में ना घुसो। ये जो सैनिकों के हैं, असैनिक हैं, राजस्व है, संधि हैं, इन इन चीज़ों के इनके लफड़े में ना पड़ो, तुम अपना बिजनेस करो, बनिए हो बनिए बन के रहो। ठीक है ना, जो काम है। अब राजनीतिक क्रियाकलाप किसके हाथ में दे दिए, राजनीतिक क्रियाकलाप कैसे, सैनिक, असैनिक और राजस्व, रेवेन्यू, कि इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, उसके हाथ में इसको दे दिया गया। अब अच्छा, ये अब क्वेश्चन आता है कि इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रक मंडल में सदस्य कौन कौन है, तो इसमें सदस्य 6 सदस्य होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, एक तो होता है चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ये अध्यक्ष बनता है। ये कौन है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। प्लस 4 और व्यक्ति होते हैं जो प्रीवी काउंसिल के सदस्य हैं। प्रीवी काउंसिल जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। ठीक है ना, पीछे जब पिट्स इंडिया एक्ट 17 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बताया था, उसमें आया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध हम कहाँ जाएंगे, प्रीवी काउंसिल में जाएंगे। तो ये जो 4 सदस्य हैं ये कौन है, ये प्रीवी काउंसिल के सदस्य हैं। ठीक है ना, अच्छा एक चीज़ और, नियंत्रक मंडल, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है, कि इसके अनुमति के बिना जो गवर्नर जनरल है वो युद्ध नहीं कर सकेगा, ना संधि करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि गवर्नर जनरल की ताकत को भी थोड़ा सा घटा दिया है, कि अब इसके परिषद की संख्या क्या कर दी है, 4 से घटाकर 3 कर दी। इसके साथ ही प्रांतीय जो परिषद है उसके सदस्य भी कितने कर दिए, 4 से घटाकर 3 कर दिए। ठीक है ना, प्रांतीय परिषद जो लोकल है, ठीक है ना, जैसे समझ लो विधान परिषद हमारी, ठीक है ना, ये गवर्नर जनरल हो गया, एक तरह से समझ लो केंद्रीय सरकार। ठीक है ना, अच्छा ये इस तरह से यहाँ पे हम देखें तो एक द्वैध शासन लग जाता है। ठीक है ना, क्या लग जाता है, द्वैध शासन लग जाता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793, अर्थात 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या है कि फिर से कंपनी के जो अधिकार हैं ये 20-20 वर्ष के लिए बढ़ाते रहेंगे। इसमें भी यही क्या है कि कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए। और जो एक चीज़ और, कि अब जो नियंत्रक मंडल है ना, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो इसके सदस्य हैं, अब इनका वेतन कहाँ से देंगे, भारतीय राजस्व से देंगे। पहले कहाँ से दे रहे थे हम, पहले दे रहा था ब्रिटिश क्राउन,
अब ब्रिटिश क्राउन ने कह दिया कि भाई मैं पैसे इनके नहीं देने का। कौन देगा? तुम दोगे। कौन? ईआईसी। किस चीज़ से देंगे? भारतीय राजस्व से। भारतीय राजस्व मतलब ईआईसी, ठीक है ना। जो ईआईसी भारत से जो धन इकट्ठा कर रही है उससे देंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट है अब 1830 का आएगा, उसको नेक्स्ट हम वीडियो में बताएंगे, ठीक है।